दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम यही सुनते आते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यही सपना हमें गलत रास्ते पर लेकर जाए तो इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में रूबरू कराएंगे जिसे कि एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने अंजाम दिया था जिसका सपना था रातों रात अमीर बन जाना। और इंदौर शहर के श्रीनगर इलाके में एक ही परिवार में रहने वाले 3 महिलाओं की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी जाती है। और यह एक ऐसी भयानक घटना थी जिससे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना के नाम से जाना जाता है। यह केस बना जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। आखिर कौन थी वह महिला जिसने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया? अब पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और हमारा अगर काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। अब आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। तारीख थी 13 दिसंबर 2013। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 लोगों को मौत की मुकर्रर सज़ा सुनाई। और भारत की न्याय व्यवस्था में मौत की सज़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही सुनाई जाती। अब यानी तब जब अपराध इतना जघन्य हो कि वे अपराध की दुनिया में भी अपवाद माना जाता हो। लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि 23 वर्षीय नेहा को कम उम्र और महिला होने की वजह से उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। लेकिन यह अपराध इतना क्रूर, जघन्य था और अविश्वसनीय था कि जज ने इनकी इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। और आखिर 23 साल की उम्र में पेशे से टेलीकॉलर और सेल्स गर्ल नेहा ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो भारत की न्याय व्यवस्था में मौत की सजा का हकदार बन गया था। दरअसल सन 2011 में मई के आखिरी हफ्ते में बैंक मैनेजर निरंजन देशपांडे ने इंदौर के उस इलाके में श्रीनगर कॉलोनी में एक आलीशान फ्लैट किराए पर लिया। अब उसके अलावा उनके परिवार में एक 46 वर्षीय पत्नी में देश पांडे और 21 वर्षीय बेटी अश्लेषा देश पांडे, साथ ही उनकी 76 वर्षीय सास रोहिणी भी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने के लिए आई हुई थी। और उनकी पत्नी मेघा देश पांडे ने कॉस्मेटिक की एक कंपनी में मेंबरशिप ले रखी थी और बेटी अश्लेषा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अब लेकिन 19 जून 2011 की शाम को उसी फ्लोर पर रहने वाली दीप्ति कपिल जब ऑफिस से लौटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ी तो अचानक से ठिठक गई, क्योंकि उनके पड़ोसी यानी देश पांडे परिवार के घर का दरवाजा बाहर से बंद था और घर के बाहर खून से सने पैरों के निशान दिखाई दे रहे। अब यह देखकर दीप्ति घबरा जाती है। उन्होंने फौरन इसकी जानकारी मकान मालिक विशाल पांडे को दी। दीप्ति का फोन सुनते ही मकान मालिक विशाल पांडे जल्दी से फ्लैट पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने मेघा देश पांडे को आवाज़ लगाई। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद ना तो घर के अंदर से कोई बाहर निकला और ना ही किसी ने कोई जवाब दिया। अब इसके बाद मकान मालिक ने घर की खिड़की से अंदर झाँकने की कोशिश की। अंदर झाँकते ही उनकी ज़ोर से चीख निकल जाती, क्योंकि घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक और भयावह था। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3 लाशें पड़ी हुई थी और पूरा कमरा उन तीनों के खून से लथपथ था। और थोड़ी ही देर में आसपास के इलाके में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की इस तरह से निर्मम हत्या हो जाना बेहद अविश्वसनीय था। अब यह तीनों अच्छे परिवार की सीधी-सादी महिलाएं थीं, इनमें भला किसी की क्या दुश्मनी थी? और जब इंदौर पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते। अब क्योंकि हत्याएं बेहद क्रूर तरीके से की गई थी और जिस कमरे में तीनों लाशें पाई गई थी वह कमरा खून से रना हुआ था। और 46 वर्ष की मेघा को तो सिर में गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था। और 7 वर्ष की 67 वर्ष की इसकी मां रोहिणी और 21 साल की इनकी बेटी अश्लेषा को चाकुओं से हमला करके मार डाला गया था। अब बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इन तीनों महिलाओं के शरीर पर 70 से ज़्यादा बार चाकुओं से वार किया गया। लेकिन पुलिस यह सोच रही थी कि इतनी बेरहमी से इन 3 महिलाओं की हत्या आखिर कौन कर सकता था, क्योंकि उनको तो इस इलाके में आए हुए अभी मात्र 2 हफ्ते ही हुए थे और आसपास के किसी भी व्यक्ति को उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी घटनास्थल की जांच करने पर पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि यह कत्ल लूटपाट के इरादे से किए गए थे, क्योंकि नानी रोहिणी के 2 सोने के कंगन, मेघा का मंगलसूत्र और मेघा के 4 सोने के कंगन के अलावा अश्लेषा का सोने का पेंडेंट और उसका मोबाइल फ़ोन और कैमरा भी गायब था।
मेघा और अश्लेषा के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड भी गायब थे, जिन पर कि उनके नाम लिखे हुए थे। कुल मिलाकर हत्यारों ने लगभग 40 लाख रुपए के आभूषण और कुछ 10 लाख कैश चोरी किए थे और इन महिलाओं को श्रीनगर के उस इलाके में आए हुए अभी मात्र 2 हफ्ते ही हुए थे। इसलिए ऐसा तो नहीं लगता था कि किसी की दुश्मनी की वजह से यह कत्ल हुए हों, लेकिन जिस तरह से हत्याएं और लूटपाट की गई थी, उसे देखकर पुलिस को पहला शक यही था कि यह कत्ल किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम है। अब मरने वालों के शरीर पर 2 अलग-अलग तरह के चाकुओं के निशान थे और नेहा देशपांडे को चाकुओं के साथ सिर में गोली भी मारी गई थी, यानी यह साफ था कि हत्यारा या हत्यारे 2 चाकू और एक पिस्टल घर में कत्ल करने के इरादे से लेकर आए थे। अब घटनास्थल की जांच करने पर पुलिस के हाथ कुछ और सुराग भी लगे थे। पुलिस को घर में 2 बुलेट सेल्स मिली थी, यानी पिस्टल से 2 बार गोली चलाई गई थी और एक गोली मेघा देशपांडे को लगी थी। लेकिन दूसरी गोली किसको लगी थी, क्योंकि घटनास्थल पर दूसरी गोली का कोई ना निशान नहीं मिला था और साथ ही पुलिस को एक चौंका देने वाला सुराग और भी मिला था और तीनों मृतकों के शरीर से अत्यधिक खून रिस रहे थे, जो पूरे कमरे में फैल चुके थे। लेकिन उसके अलावा खून के कुछ और निशान भी थे, जो पूरे घर में फैले हुए थे और घर के बाहर से होते हुए सीढ़ियों तक गए थे। अब पुलिस को शक हुआ कि खून हमलावरों में से किसी एक का था, जो शायद इस वारदात को अंजाम देते वक्त खुद भी जख्मी हो गया था। और बाद में पुलिस का यह अंदाजा बिल्कुल सटीक निकला। जांच करने पर खून के आधार पर देश पांडे परिवार की किसी महिला से मैच नहीं हुआ, यानी घर में फैला यह खून इस निर्दोष महिलाओं के कातिल का ही था और देर सवेर इस कातिल को हॉस्पिटल का रुख करना ही था। तीनों महिलाओं की ऐसी दर्दनाक हत्याओं की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा लेने का निश्चय करते हुए इंदौर पुलिस ने तुरंत अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। पड़ोसियों से पता चला कि वारदात वाले दिन एक लड़की को घर से निकलते हुए देखा गया था। मेघा और अश्लेषा देशपांडे की कॉल डिटेल्स को खंगालने पर सब इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे की नज़र एक ऐसे नंबर पर पड़ती है जो उनके परिवार का नहीं होता है। तो इस फ़ोन नंबर पर वारदात से पहले और वारदात वाले दिन भी मेघा की बात हुई थी और जब इस फ़ोन नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई, पता चला कि 19 जून 2011 यानी इस घटना वाली शाम को यह फ़ोन देशपांडे आवास पर ही था और यह अज्ञात फ़ोन नंबर जो था वो नेहा वर्मा नाम की एक लड़की का था, जो सेल्स गर्ल का काम किया करती थी और यह जानकारी मिलते ही पुलिस नेहा वर्मा पर नज़र रखने लगी। और फिर वारदात के 3 दिन बाद यानी 22 जून 2021 को सुबह 6 बजे नीली जीन्स और मरून कलर का टॉप पहने हुए नेहा वर्मा को एक एटीएम में घुसते हुए देखा गया और एटीएम से निकलते ही नेहा ने इंदौर पुलिस को अपने सामने खड़ा पाया। नेहा से पूछताछ करने पर नेहा के चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां देखकर पुलिस को नेहा पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर नेहा की तलाशी लेने पर पुलिस को जो मिला उसे देखकर इंदौर के पुलिस डिपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि नेहा वर्मा के पास जो बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम कार्ड मिला था, इस कार्ड पर अश्लेषा देशपांडे का नाम लिखा हुआ था और यह वही कार्ड था जिसे अश्लेषा के बैंक मैनेजर पापा ने कभी बड़े प्यार से अपनी बेटी को दिया था और यह वही कार्ड था जिसे अश्लेषा की निर्मम हत्या करने के बाद हत्यारे चुरा लाए थे। अब लेकिन इस कार्ड को अपनी बेटी के हाथों में थमा हुआ निरंजन देशपांडे ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही कार्ड उनकी बेटी की हत्या के केस को सुलझाने में मदद करेगा। नेहा वर्मा के पास अश्लेषा देशपांडे का एटीएम कार्ड का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुआ। नेहा को तुरंत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जब पुलिस ने नेहा से कड़ाई से पूछताछ की तो कुछ ही देर में नेहा ने अपने धोखे और हत्या की क्रूर कहानी के राज उगलने शुरू कर दिए। 21 साल की नेहा पेशे से सेल्स गर्ल थी और इसमें इससे पहले उसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ था और वो टेलीकॉलर का काम भी शुरू कर चुकी थी। नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी था, उसका नाम राहुल था, लेकिन नेहा को राहुल से भी ज़्यादा पैसे की चाहत थी। वह बहुत अमीर और पैसे वाली बहुत जल्द बनना चाहती थी और वह बहुत ही जल्दी और बिना मेहनत किए एक जानी-मानी हस्ती बनना चाहती थी। अब नेहा के अमीर बनने की सनक थी जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। उधर देशपांडे के परिवार को मई के आखिरी हफ्ते में नियति इंदौर ले आई, क्योंकि बैंक मैनेजर निरंजन देशपांडे की पोस्टिंग जैन ब्रांच में बतौर ब्रांच मैनेजर हो गई थी और 16 जून 2021 को 11 को पूरा परिवार इन आर्बिट मॉल में घूमने गया और नेहा उस समय वहाँ किसी कॉस्मेटिक कंपनी के लिए सेल्स गर्ल का काम किया करती थी और यहीं पर नेहा की नज़र मेघा देशपांडे पर पड़ती है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी थी और मेघा की ज्वेलरी को देखकर नेहा की नीयत खराब हो जाती।
उसने मेघा को अपनी लच्छेदार बातों में फंसा लिया और उसने उनका फ़ोन नंबर तो लिया और साथ ही उनके खरीदे गए कॉस्मेटिक और स्किन के प्रोडक्ट पर उनके घर तक पहुंचाने के बहाने से बड़ी ही चालाकी से उनसे उनके घर का एड्रेस भी ले लिया। अब 46 साल की मेघा 21 साल की नेहा से कोई खतरा नहीं महसूस हुआ क्योंकि उनकी खुद की बेटी अश्लेषा भी नेहा की ही उम्र की थी। इसलिए एक बच्ची समझकर मेघा ने नेहा पर भरोसा कर लिया और यह भरोसा ही उनके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम भूल साबित हुई। रातों रात पैसा बनाने के चक्कर में अमीर बनने का भूत नेहा के सिर पर कुछ इस तरह सवार हुआ कि मेघा देशपांडे को देखकर नेहा को लग रहा था कि वह उनके घर पर एक बड़ा हाथ मार सकती है और रातों रात एक मोटी रकम उसके कब्जे में आ सकती है। और वारदात वाले दिन यानी 19 जून 2011 को इन तीनों अपराधियों ने शराब पी। फिर नेहा ने मेघा को फोन करके अपने आने की बात बताई। अब उसके बाद यह तीनों अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़े थे। नेहा अपनी स्कूटी से, लेकिन राहुल और मनोज चोरी की मोटरसाइकिल से वहां पे निकल चुके थे और देश पांडे आवास पर पहुंचने के बाद मेघा ने नेहा को देखकर घर का दरवाजा खोल दिया। लेकिन नेहा के पीछे पीछे राहुल और मनोज भी घर में घुस चुके थे। राहुल और मनोज से मेघा की झड़प हुई और हाथापाई के सबूत भी पाए गए। अब इसी हाथापाई से पहले मेघा पर चाकू से वार किए गए थे और फिर राहुल ने मेघा के सिर में गोली मार दी और इसी समय राहुल ने गलती से स्वयं अपने पैर में भी गोली मार ली। और यह वही चौथा खून था जो खून के धब्बे जो वहाँ पे पुलिस को दिखाई दिए दिए थे। देश पांडे आवास पर जो खून के धब्बे पाए गए थे वो राहिल राहुल का ही था, जो घर की सीढ़ियों तक फैला हुआ था। मनोज जो 76 साल की रोहिणी और 21 साल की अखिलेश की तरफ बढ़े थे और उन्हें भी चाकुओं से हमला करके मौत की नींद सुला दिया गया था। लेकिन इससे पहले ही अखिलेश ने उसके और उसकी मां के एटीएम कार्ड्स के पिन भी ले लिए थे। मगर इस पूरी वारदात को अंजाम देने में इन तीनों को ज़्यादा समय नहीं लगा। बस कुछ ही मिनटों में वह घर शमशान में तब्दील हो गया था और पैर में गोली लगने के बाद राहुल बार-बार नेहा से उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहता रहा, लेकिन नेहा ने उसे किसी भी हालत में हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। और 2 दिन तक खून बहने के बाद जब राहुल से नहीं रहा गया तो 21 जून 2011 को अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के विरुद्ध राहुल के पैर में गोली मारने की एफआईआर दर्ज कराई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और नेहा के बयान के आधार पर इंदौर पुलिस ने राहुल को हॉस्पिटल से और मनोज को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया और बाद में वेल स्टिक्स जांच में यह साबित भी हो गया कि मेघा के सिर में जो गोली मारी गई थी और जो गोली राहुल के पैर में लगी थी वह दोनों एक ही पिस्टल से चलाई गई थी। और इनके पास पुलिस ने अ, वारदात के समय पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए थे जो खून से सने हुए थे। और यह खून अ, और यह जो खून था वो बाद में तीनों मृतकों के खून से मैच भी हो गया था और इसके अलावा इन तीनों अभियुक्तों के फिंगरप्रिंट्स भी घर में मिले थे। अब अज्ञात फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं ये जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे। पुलिस ने इन तीनों के पास से 2 जोड़ी सोने के कंगन, 1 सोने का पेंडेंट, 1 टूटा हुआ मंगलसूत्र और 1 मोटी सोने की चेन, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 कैमरा और कई एटीएम कार्ड्स भी बरामद किए। जो कि मृतकों के थे। यानी अब इनमें कोई शक नहीं था कि 19 जून 2011 की शाम को नेहा वर्मा की अगुवाई में यह तीनों देशपांडे आवास में लूटपाट और हत्या के इरादे से गए थे और इस दर्दनाक घटना को इन तीनों ने ही अंजाम दिया था। और पुलिस के अनुसार इस वारदात की मास्टरमाइंड 21 साल की नेहा वर्मा थी। यानी यह पूरा हत्याकांड उसी के इशारे पर रचा गया था। जल्द से जल्द पैसा पा लेने की चाहत ने उसको शैतान बना दिया था और सोने के चंद आभूषणों के लिए 3 मासूम जिंदगियों की ऐसी क्रूर अंत को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखते हुए इन तीनों आरोपी को यानी नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी। और इस घटना की जघन्यता पर एक मोहर लगाते हुए हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट को 3 सदस्य के बेंच के जज जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एन त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि तमाम सबूतों और हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में मौत की सज़ा देना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि न्याय के हित में कुल मिलाकर यही उचित होगा कि तीनों आरोपियों को सजाए मौत को कम से कम 25 साल की सज़ा के साथ उम्र कैद में बदल दिया जाए। अब इस तरह से यह तीनों आरोपी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था,
बल्कि जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी से अपने आप को जागरूक रख सकें, सतर्क रख सकें। आपका एक प्रयास ही हमारे लिए बहुत होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार।